हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सृजनात्मकता या सर्जकता या क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएटिविटी टेस्ट के बारे में जानते हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट क्या होता है? लर्निंग की बात की जाए तो वह एसोसिएशन द्वारा लर्निंग हो या सूझबूझ द्वारा हो, दोनों ही दशाओं में व्यक्ति प्राय दूसरों के द्वारा निर्देशित दिशा को ही अपनाता है। लेकिन क्रिएटिविटी में व्यक्ति की जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग होती है या सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, आत्मनिर्देशित दिशा होती है, वह आत्म अनुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्म अभिव्यक्ति और आगे बढ़कर काम करने की विशेषताएं इसमें सन्निहित रहती हैं। सृजनात्मकता उत्पादन और सृजनात्मक प्रक्रिया दोनों ही निराली क्रियाओं के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति की विशेषता से अलंकृत होती हैं। यानी कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से पैदा होती है और वो हम बाहर की चीज़ों से नहीं सीख पाते। क्रिएटिविटी हमारे अंदर से व्यक्त होती है और हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। यह अभिव्यक्ति किताबों से परे होती है और विशेष क्रियाओं को करने या पहले से विद्यमान संबंधों की खोज से परे की अभिव्यक्ति होती है। इस संबंध में डॉक्टर बीपी शर्मा ने लिखा है, इन बोथ एसोसिएशन लर्निंग लेवल 1 एंड insightful or conceptual learning level 2, there is a quality of other directness, but in level 3 learning, freedom as distinct feature of creativity for a quality of inner directedness, self actualization, self reinforcement, self expression and initiativeness is greatly involved। यानी कि हमारी जो दो प्रकार की लर्निंग है, सूझबूझ द्वारा सीखना या सहचर्य द्वारा सीखना, दोनों ही दूसरों के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी इस प्रकार की लर्निंग है, वो हमारे ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना जो पहले से उपलब्ध नहीं है, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं तथा ये किसी और के माध्यम से नहीं, हमारे अंदर से निकलती है। क्रिएटिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एजुकेशनिस्ट ने 1950 से रुचि लेना स्टार्ट किया था। क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता में वर्तमान रुचि को देखकर ही वेरेन ने 1963 में कहा कि इतिहास में कभी शायद सृजनात्मकता को सामान्य स्तर पर इतने अच्छे और धनात्मक रूप में नहीं पहचाना गया इतना आज माना जाता है। आज का प्रतियोगितापूर्ण संसार प्रतियोगी मस्तिष्क चाहता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्रिएटिविटी है। तीव्र गति से बढ़ते हुए ज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रगति में आज औद्योगिक विकास और देश की रक्षा के लिए सृजनात्मक व्यक्ति के मूल्य को समझाने के लिए बाध्य कर दिया है। मैस्लो ने 1945 के अपने अभिप्रेरणा के अध्ययन में यह बताया कि आत्म अनुभूति व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है। यानी कि जो हमारी खुद की आत्म अनुभूति है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो हमारी बेसिक नीड है। वैज्ञानिक विधियों की और तकनीकी उपलब्धियों के लिए देश की मानव शक्ति में संभावित स्रोत के रूप में सृजनात्मक व्यक्तियों को पहचाना यहाँ पे व्यक्ति आएगा, आज अपरिहार्य हो उठा है। इस संबंध में टेलर 1963 ने बताया है कि क्रिएटिव एंड इंसेंटिव मैन कैन डू विदाउट मच एक्सपेंसिव इक्विपमेंट दैट may be required by men with less talent। यानी कि यहाँ पे में आएगा MAY, सृजनात्मकता का अर्थ। अगर हम सृजनात्मकता की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी थर्ड लेवल के सीखने, यानी कि सृजनात्मकता की परिभाषा आत्मनिर्देशित सीखना, जिसमें सृजनात्मकता क्रिया जो कि स्वयं सीखने वाले के लिए अनूठापन लिए रहती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति
ऐसा कार्य सीखे जिसमें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, जिसमें सेल्फ रेनफोर्समेंट हो, सेल्फ एक्सप्रेशन हो तथा उसमें कुछ नई चीज़ों की कोई यूनिकनेस हो। उत्पादन की अभिप्रेरणा सृजनात्मकता प्रक्रिया को विकसित करने के लिए आत्म अनुशासन तथा इस प्रकार के सीखने के लिए मानवीय क्षमताओं के रूप में की जा सकती है। टोरेंस ने 1965 में सुझाव दिया है कि जहाँ क्रिएटिविटी को सामान्य रूप के उत्पादन और प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया जाता है, वहीं व्यक्ति के प्रकार और वातावरण जन्य परिस्थितियों के संदर्भ में भी सोचा जा सकता है। सृजनात्मकता की उत्पादकता परिभाषा को वैज्ञानिकों और सामान्य व्यक्तियों दोनों ही वर्गों के लोगों द्वारा महत्व दिया जा सकता है, परंतु औसत आदमी यह सोचता है कि अधिकांश लोगों में सृजनात्मकता की शून्य क्षमता होती है, जिसका कि व्यापक सामाजिक मूल्य है। टेलर ने 1964 में बताया है कि सृजनात्मक उत्पादन का वह माप सीमा होनी चाहिए जिस सीमा तक वह हमारी समझ के संसार का पुनर्गठन करता है। अंतरिक्ष केंद्र के लेक लेन महोदय ने सृजनात्मकता को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। विज्ञान के क्षेत्र की वह सीमा जिसमें कुछ योगदान छिपा रहता है। यह योगदान जितना अधिक सृजनात्मक होगा उतना ही व्यापक उसका प्रभाव होगा। स्प्रेचर की रुचि वैज्ञानिकों के मूल्यों और नवीनता में है और उनके कार्य करने की आदत में भी वह विभिन्न कार्य परिस्थितियों में सृजनात्मक होने के अवसरों में विभिन्नताओं के संबंध में चिंतित है। अब हमने सृजनात्मकता की जितनी डेफिनेशंस देखी हैं उनके अनुसार उत्पादन में कुछ ना कुछ नया ही रहता है, पर प्रश्न यह उठता है नया कितना नया। टेलर ने 1964 में स्टेन की परिभाषा को उद्धृत करते हुए लिखा है कि वह क्रिया सृजनात्मक है जिसका परिणाम एक ऐसे नवीन कार्य के रूप में हो जो समय विशेष पर एक समूह विशेष को संतोष प्रिय, उपयोगी और रक्षणीय के रूप में ग्राह्य हो। स्टेन ने इस बात पर लिखा है कि द मीजर ऑफ ए क्रिएटिव प्रोडक्ट वी द एक्सटेंट टू विच इज रेस्ट्रिक्टेड आवर यूनिवर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग the extent of area of science that the contribution underlies, the more creative the contribution, the wider its effect. Langdon, quoted by Sharma, a process is a creative when it results in a novel work that is accepted as tenable, useful or satisfying by a group at a point in a time. यानी कि ऐसी कोई प्रोसेस क्रिएटिविटी है जिसका रिजल्ट एक नोवेल वर्क हो और इसका जो रिजल्ट हो वो यूजफुल और सेटिस्फाइंग हो। ये टेलर ने इसकी डेफिनेशन दी है। इसके अलावा टोरेनी ने 1965 में बताया है कि इस प्रक्रिया में सफलतापूर्वक संलग्न होने के लिए व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए, व्यक्ति को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए और इस प्रक्रिया से किस प्रकार का उत्पादन होता है। इस प्रकार आपने सृजनात्मकता की मल्टीवेरिएट परिभाषा को जन्म दिया। अब तक जितनी भी हमने सृजनात्मकता की परिभाषाएं देखी, सृजनात्मकता का वर्णन अनेक आयामों पर किया जा चुका है। इन विभिन्न आयामों का वर्णन हम नीचे देख सकते हैं। संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी, अपनी दुनिया में अति सचेत रहने वाला व्यक्ति ही सृजनात्मक होता है। क्रिएटिविटी इज द एनकाउंटर ऑफ द इंटेंसली कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग विद हिज वर्ड्स, रोलाम वे। विशिष्टता यानी कि अनयूजुअलनेस, सृजनात्मकता प्रचलित चिंतन विधि से हटने की क्षमता और पूर्ण रूप से भिन्न विधि से चिंतन करना है। सृजनात्मक चिंतन में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, खोज तथा नई रीति सम्मिलित होती हैं। ये डेफिनेशन सिम्पसन द्वारा दी गई है। इसके बाद हम मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। सृजनात्मकता क्षमता का प्रकटन केवल मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के विशेष वर्ग में ही होता है जिनमें नवीनता की विशेषता होती है। ये कहा था न्यूवेल, शॉ एंड साइमन ने। An act is creative if the thinker reaches the solution in a sudden closure which necessarily implies some novelty to him. इसके बाद हम प्रैक्टिकेबिलिटी यानी कि व्यवहारिकता के बारे में बात करें तो मूल्यवान नवीन रीतियों को पहचानना और प्रकट करना सृजनात्मकता है। बिना प्रक्रिया के कोई परिणाम
प्राप्त नहीं हो सकता बिना परिणाम के दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और बिना परिणाम के हम केवल दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हम It would seem that there is no unique entity identifiable as the creative process. All we can identify is the product, and it is from the product that we infer the existence of a process. H. हार्वर्ड ने ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद परिणाम और प्रक्रिया, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। परिणाम और प्रक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिना प्रक्रिया के कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। बिना परिणाम के दिवा स्वप्न के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके बाद हम रूप प्रक्रियात्मक संश्लेषण यानी कि मॉर्फोलॉजिकल सिंथेसिस। संश्लेषण द्वारा परिणाम का अर्थ ही सृजनात्मकता है। क्रिएटिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मीनिंग वाइज सिंथेसिस। कार्यात्मक रूप से सृजनात्मकता को मौलिकता के रूप में वेरिन 1961, उच्च कोटि की मौलिक और व्यवहारिक के रूप में डेविस 1968 तथा अपने विचारों की निरंतरता, लचीलेपन, व्यवहारिक तथा विस्तृतता के माप के रूप में 1968 में जाना जाता है। सृजनात्मक चिंतन का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो अन्य परीक्षणों की तरह सृजनात्मकता परीक्षणों का विश्वसनीय, वैध और मानकीकृत होना बहुत जरूरी होता है। सृजनात्मक चिंतन अनेक कंपोनेंट में प्रकट होता है तथा एक परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता को ज्ञात करना भ्रामक है। टेलर महोदय ने कुछ बुद्धि परीक्षणों के लिए कहा है, वह सृजनात्मक परीक्षणों के लिए भी अक्षरशः सत्य ठहराता है। उनका कथन है कि मेरे लिए यह समझ पाना बहुत ही कठिन है कि मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व एक अंक द्वारा हो सकता है या केवल कुछ अंकों द्वारा या आयामों द्वारा, जैसा कि वर्तमान बुद्धि परीक्षणों द्वारा होता है। मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल भाग है और उसकी समस्त बौद्धिक क्रियाओं को केवल एक अंक द्वारा कुछ थोड़े से आयामों द्वारा दर्शाने की आशा करना मृग मरीचिका के समान है। उसे इतना सरल समझ लेना कदाचित मस्तिष्क का अपमान है, सारी मानव जाति का अपमान है, क्योंकि सृजनात्मकता योग्यता मानवों में विस्तृत रूप से वितरित है। आज हमने सृजनात्मकता के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता परीक्षण के बारे में बात करेंगे।